हैं टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं, यानी पाठ का नाम है नए राज्य और उसमें चोल विषय पढ़ा रहे हैं। इतिहास का ये जो चोल है, चोल जो एक डायनेसिटी रही है उसका आप विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में पढ़ा रहे हैं, पर कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? पाठ के अंत में अन्यत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है, यानी ओवरऑल चोल विषय पर पाठ पढ़ा रहे हैं। अब लास्ट में उसमें क्या है, उसमें अन्यत्र में यानी एक अन्य एडिशनल में खंड में चीन के तांग राजवंश का भी सूचना उसमें जोड़ दी गई है। तो कक्षा 7 हमारे अतीत सेकंड पृष्ठ नंबर 28 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते यहाँ पे एक जो बुक आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका आपको पेज नंबर भी दे दिया है यहाँ पर और कक्षा भी बता दी, यानी 7th क्लास की बुक है और हमारे अतीत सेकंड ये बुक्स का नाम है और जिसमें पेज नंबर 28 है। तो विज्ञान सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो आप इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आपका शैक्षिक विचार इस पर क्या होगा ये बताना। पहला ऑप्शन है विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विश्व के इतिहास से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो यहाँ पे जो अन्यत्र खंड में जो तांग राजवंश के बारे में जो थोड़ी सूचना दी गई है पाठ के अंत में, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है तो इसका जो उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को एक रोचक तथ्य के प्रति जागरूक करना। एक उसका जो एक तथ्य थोड़ा सा अंश लिया गया है इम्पोर्टेंट और उसके बारे में पाठ के अंत में उसको चोल जो है राजवंश उससे जोड़ करके उसको विद्यार्थियों के सामने रख दिया गया है, जिससे क्या है वो उसके बारे में रोचक हो जाता है। वो एक जो तथ्य होता है वो रोचक बन जाता है, यानी विद्यार्थी और रोचक का मतलब है उसको एक इंटरेस्ट ले करके उसको विद्यार्थी सुनता है और उसके प्रति जागरूक हो जाता है और अधिक जानकारी प्राप्त करने की विद्यार्थी उसमें सोचता है। फिर विद्यार्थियों में क्या है, अधिक उसके बारे में अधिक जानने की इच्छा जागृत होती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दीजिए। यानी कि सामाजिक विज्ञान की एक जो कक्षा है वहाँ पे क्या है, विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जो पहले से एक तरह से रूढ़ियाँ जो बनी हुई हैं उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे उपयुक्त प्रक्रिया बतानी है इसके लिए। पहला ऑप्शन है इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक यथार्थ के आयाम पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ये टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये तो बिल्कुल गलत होगा, यानी अगर विद्यार्थी पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन कर रहा है तो उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दूसरा है इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक यथार्थ के आयाम पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या है, जो सामाजिक यथार्थ के जो आयाम हैं उन पर एक परिचर्चा का आयोजन करें अलग से और उनके बारे में जो पूर्वाग्रह हैं उनको उनके बारे में बातचीत करके और उनको में जो कमियाँ हैं उनको विद्यार्थियों को बता करके और उनको आधुनिक जो उस विषय है उसके बारे में उनको जोड़ करके उनको समझाना और उनके जो रूढ़ियाँ बनी हुई हैं उनको दूर करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। चौथा ऑप्शन है पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो आपका जो सही आंसर होगा, एक टीचर के लिए सामाजिक यथार्थ के आयाम पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। एक टीचर कह रहा है इस बात को कि एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, एक सामाजिक विज्ञान का टीचर। तीसरा क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए, बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपाय बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन इसके बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो नीचे जो ए, बी, सी में जो दिए गए हैं चीज़ें, इनमें से जो उपयुक्त उपाय है इनमें से कौन सा होगा। तो परिभाषाएं देना, ये भी बिल्कुल उपयुक्त उपाय है, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में परिभाषाएं देना। फिर व्यक्ति अध्ययन करना, फिर क्या है समाज के बारे में और राजनीति के बारे में किसी व्यक्ति को लेकर के और उसका एग्जाम्पल देना, उसके जो कार्य हैं उनके बारे में बताना। दृश्य सामग्रियाँ और दिखा करके जो चित्र वगैरह होते हैं उनको दिखा करके बच्चों को सामाजिक और राजनीतिक जो विषय हैं उनसे रिलेटेड चित्र दिखा कर उनके बारे में अच्छे से उनको विद्यार्थियों को समझाना। तो ए, बी और सी तीनों ही कथन क्या है यहाँ पे उपयुक्त उपाय है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए। तीनों ही क्या है, उपयुक्त उपाय हैं। चौथा क्वेश्चन है पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है।
यानी कि जो पाठांत है, पढ़ने वाले जो प्रश्न होते हैं, पाठों के अंत में जो प्रश्न होते हैं पाठांत, उनका उपयोग बताना। यहाँ पे क्या उपयोग है उनका, सबसे उपयोग। पहला ऑप्शन है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। तो जो पाठों के जो अंत में जो क्वेश्चन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो बच्चे ने जो सीखा है उसको समझना, यानी कि जो पाठ में जो सीखा है उस प्रश्न जब उनसे किए जाते हैं तो उनको पता लगता है कि हमने पाठ में कितना सीखा और हम इन क्वेश्चनों के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, और अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, यानी कि उसको समझना उस क्वेश्चन को और फिर उसको अपने शब्दों में समझ करके उसको व्यक्त करना यानी कि दूसरों को भी हम समझा सके, उसको व्यक्त कर सके दूसरे के सामने, यानी कि अध्यापक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि अध्यापक के सामने हम उसको प्रस्तुत कर सकें। दूसरा अपने ही भाषा में। दूसरा को ऑप्शन है अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। और चौथा ऑप्शन है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। पांचवा क्वेश्चन है सतत और व्यापक समग्र मूल्यांकन के अनुसार, यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की तुलना कर उनकी रैंक निर्धारित करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी सतत और समग्र जो मूल्यांकन होता है उसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थी उत्तर को अपनी भाषा में उत्तर को समझा सके, आसानी से दे सके, उसको समझ सके और उस उत्तर को दे सके। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन है इतिहास आपके लिए सहायक होगा। तो इतिहास सहायक होगा, एक कथन देखते हैं, वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। बी कथन है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। सी कथन है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो इतिहास तीनों में ही सहायक होता है, यानी कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ उसके बारे में जानने में, यानी उसके बारे में समझने में, यानी पहले पुराने जो समय में कैसी घटनाएं हुई उसके बाद में बदलते हुए आज उन घटनाओं से क्या उनका निर्णय, उनसे निष्कर्ष निकला, फिर उनके बारे में क्या चीज़ें बनी, कैसे धारणाएं बनी, कैसे संस्कृतियां बनी, कैसे रूढ़ियां दूर हुई। तो ये सारी चीज़ें वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये। तो बी कथन हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि, यानी कि ये जो भौतिक गतिविधियाँ होती हैं उनमें कैसे परिवर्तन हुआ, वायु पहले कितनी शुद्ध थी फिर अब इतनी प्रदूषित हो गई, किस कारण से हुई। और जो सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं विश्व की, समाज में कैसे परिवर्तन हुए, पहले रूढ़ियाँ थी बाद में दूर हुई, पहले ऐसा होता था वैसा। और तीसरा है सी, यानी सी कथन है अतीत की वर्तमान से तुलना करना। ये तुलना करना भी फिर उनमें क्या है, जो पहले जो चीज़ें हुई, जो अब चीज़ें हुई, उनमें फिर तुलना भी करना है, यानी कि वो अच्छी थी या फिर अब जो चीज़ें हो रही हैं वो बेहतर हैं। तो ये सभी ए और बी और सी ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही इतिहास के लिए सहायक हैं। अगला आपका है यहाँ पर, अगला आपका देखते हैं यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मौखिक इतिहास, दूसरा ऑप्शन है समाचार पत्रों का पुरालेखागार, और तीसरा ऑप्शन है उपन्यास, और चौथा ऑप्शन है आत्मकथाएं। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपन्यास। उपन्यास क्या है, ये प्राथमिक स्रोत नहीं है, जबकि मौखिक इतिहास, समाचार पत्रों का पुरालेखागार और आत्मकथाएं और इसके अलावा जो चित्र वगैरह जो होते हैं और भाषण देना, ये सभी क्या है, ये प्राथमिक स्रोत हैं। और जबकि उपन्यास जो है वो प्राथमिक स्रोत नहीं है। इसलिए इनमें से जो प्राथमिक स्रोत नहीं है वो है आपका उपन्यास। अगला देखते हैं आठवां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया। किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजनीतिक विज्ञान, दूसरा है मनोविज्ञान, तीसरा है भूगोल, चौथा इतिहास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान और इतिहास, इनमें से इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान तीनों को ही सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। अगला आपका 9वां क्वेश्चन है जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई निर्णय दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को
अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे यानी कि जब विभिन्न संदर्भों में यानी अलग अलग संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे यानी दो व्यक्ति हैं, अलग अलग संदर्भों में वे रहते हैं, उनके बारे में अब एक सामाजिक विज्ञान का जो अध्यापक है उसको अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है, तो उसके बारे में सही कथन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। दूसरा है उनमें जाति वर्ग लिंग भेद करें, तो उनमें लिंग भेद नहीं करना है, ये उचित नहीं होगा। दूसरा है तीसरा ऑप्शन उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें, यानी कि जो उन्होंने सूचनाएं दी हैं उनके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनका परीक्षण करें, तो ये भी उचित नहीं है। तीसरा और चौथा ऑप्शन उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, तो उनमें से ये भी नहीं करना कि आपको एक पात्र जो आपको लगता है ये अच्छे कार्य है, ये ठीक पात्र है, आप उसकी नकल करने लगे, आप उसके होड़ करने लगे, उसको अपना पात्र से मान ले, आदर्श पात्र मान ले, तो ये भी नहीं है। बल्कि क्या है, सबसे जो उचित होगा, उचित जो प्रयास होगा आपका प्रोत्साहित वो ये होगा कि उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें, यानी उनके जो मूल्य हैं उनके बारे में चर्चा करें और उनके मूल्यों के आधार पर ही उनके अच्छे बुरे का जो है वहाँ पर तुलनात्मक निर्णय करें। 10वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन है यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। तीसरा ऑप्शन है यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। चौथा ऑप्शन है ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो सामाजिक विज्ञान का जो सही वर्णन करता है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में क्या है, विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को, ये दोनों ही चीज़ें जो है सामाजिक विज्ञान से प्रेरित होती हैं। ठीक है, कल्पनाशीलता और विवेचनात्मकता, और जिससे क्या है, इससे विद्यार्थियों में क्या है वो विद्यार्थी प्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है विद्यार्थी, और ये एक स्रोत होता है, स्रोत यानी कि आंतरिक स्रोत है ये एक विद्यार्थियों को प्रेरित करने का, विवेचनात्मकता और कल्पनाशीलता, और इसी से क्या है सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। अगला है नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहिएदार कुर्सी यानी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर के ले जाता है। यानी क्या है, एक पहिएदार कुर्सी है व्हील चेयर, और उसका उपयोग कौन करता है, उनका रंजन करता है। ठीक है, और विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा, उसकी क्या है, उसका उपयोग वो व्हील चेयर पर रंजन चलता है, और रंजन की जो कक्षा है वो तीसरी मंजिल पर लगती है। वो क्या करता है, प्रत्येक दिन फिर क्या है सहायक की प्रतीक्षा करता है, इंतज़ार करता है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर चलता है तो जाहिर सी बात है वो पैरों से क्या है विकलांग है, तो उसको तीसरी मंजिल पर वहाँ कक्षा लगती है, तो उसको तीसरी मंजिल पर जाने के लिए किसी सहायक की आवश्यकता होती है, यानी जो उसको वो सहारा दे करके तीसरी मंजिल पर उसकी कक्षा तक ले जाए, जो उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ ले जाए, यानी कि भीड़ से होकर ले जाए, विद्यार्थियों की जो भीड़ होती है आने जाने की, और उससे निकाल करके उसको आसानी से तीसरी मंजिल तक पहुंचा दे। तो यहाँ पर पहला यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, इस जो ये दी गई हैं लाइनें, इनके आधार पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन अनुच्छेद 15, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 360, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 25 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 370। तो यहाँ पे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो अपने यहाँ पर मर्जी का मालिक नहीं है, वो दूसरों की पर डिपेंड है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जबकि उसको यहाँ पर ऐसी सुविधाएँ, ऐसी फैसिलिटियाँ यहाँ पर दी जानी चाहिए जो उसको किसी के सहारे की आवश्यकता ना हो और वो खुद से अपने कार्य आसानी से कर सके। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, इसी कथन के अनुसार विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, चौथा ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
यानी रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। यहाँ पे क्या है, जो 1955 का जो विकलांगता अधिनियम है उसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है और या फिर जो सार्वजनिक भवन है, जैसे कि अब यहाँ पे स्कूल की बात होती है, वहाँ पे कक्षाएं लगती हैं, वो भी सार्वजनिक भवन में आएगा। तो वहाँ तक जो सुरक्षित पहुँच होनी चाहिए विकलांग व्यक्ति की, रैंप वगैरह जो ये बनाए जाते हैं जहाँ से व्हील चेयर वगैरह आसानी से चढ़ाई जा सके, तो इस तरह की वहाँ पर उसके लिए सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो इसलिए क्या है, पालन ये विद्यालय जो है वो इस अधिनियम का 1955 के इस भाग का पालन नहीं कर रहा है, यानी रैंप नहीं बना रहा है और उसके जो भवन है जो वहाँ पर उसकी या फिर सुरक्षित पहुँच उसकी या कक्षा या फिर नीचे होनी चाहिए जहाँ पर वो आसानी से सुरक्षित तरीके से पहुँच सके। तो विद्यालय क्या है, इस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है 1955 के विकलांगता अधिनियम के। अगला है इसी कथन के अनुसार 13वां क्वेश्चन है, रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ क्या क्या निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। दूसरा ऑप्शन है व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचारावेश। तीसरा ऑप्शन है एक भूमिका निर्माण हटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सकें। चौथा ऑप्शन है विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आप विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी क्या है वो प्रतीक्षा करता है रंजन, जबकि विद्यार्थी उसके जो दर्द है, जो परेशानी है उसको महसूस नहीं करते और जिसके कारण उसे कई बार इंतजार करना पड़ता है। तो इसके लिए विद्यार्थियों में जागरूकता आए, वो उसकी परेशानी को समझ सकें और उसकी हेल्प कर सकें। तो इसके लिए क्या है, एक नाटक का आयोजन करना और बच्चों को वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह देना और उनको नाटक के जरिए से उनको विकलांग की एक्टिंग और उसकी जो परेशानी है उनको दिखाना, उनको वास्तविकता में करने के लिए कहना। ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या करेंगी, ये उनके बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर क्या है, उनमें विकलांगता के जो व्यक्ति है उसकी जो कमियां, जो उसकी जो मजबूरियां होती हैं उनको जानने और समझने में उनकी क्या मदद करेंगी और जिससे क्या है रंजन के प्रति उनकी सहानुभूति में विकास होगा। 14 क्वेश्चन है आपका, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो पहला ऑप्शन है उपभोक्तावाद, दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, तीसरा ऑप्शन दक्षता और चौथा ऑप्शन परस्पर आदर। तो उपभोक्तावाद यानी कि उपभोग वस्तुओं का उपभोग जो होता है उसके आधार पर नहीं, प्रतिस्पर्धा करना ये भी नहीं है, तीसरा दक्षता यानी आपकी क्वालिफिकेशन कह सकते हैं आप, और चौथा है आपका परस्पर आदर। तो यहाँ पर परस्पर जो आदर है, समानता की बात हो रही है, तो यहाँ पे परस्पर आदर सबसे बेहतर होगा, क्योंकि बाकी सभी चीज़ों में प्रतिस्पर्धा में कोई आगे निकलता है, कोई पीछे रह जाता है, दक्षता में भी कोई किसी कार्य में अधिक कुशल है, कोई कम कुशल है, उपभोक्तावाद में भी हर कोई घर में हरी सब्जी खाता है, कोई महंगी सब्जी खाता है, कोई सस्ती खाता है, तो इनमें सभी में क्या डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर समानता की बात हो रही है। तो परस्पर आदर जो है यानी सम्मान जो है वो सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होगा। 15 क्वेश्चन है, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे काउंसलरों के साथ बैठ वार्ता करना विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त विधि होगी और उनको लिए सटीक और सही जानकारी यहाँ से में प्राप्त होगी कि कितने यहाँ पर धनराशि की आवश्यकता है या कितनी धनराशि के यहाँ पर खर्च की गई है। जबकि सरकारी बैंक वेबसाइटों से ढूंढने में क्या है, आसानी से यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, बट यहाँ पर सरकार द्वारा जानकारी दी गई होती है जिनकी विश्वसनीयता नहीं होती। आपस में विमर्श कर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है, जबकि उसकी वास्तविकता का पता नहीं लगाया जा सकता। चौथा ऑप्शन है किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, भाषण में भी क्या है वास्तविकता नहीं होती है। तो यहाँ पे जो वास्तविकता, जो आपको जो जानकारी, विश्वसनीय जो जानकारी मिलेगी वो काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं करने से, यानी कि उनके साथ मिलना, भेंट वार्ताएं करना, उनसे जानकारी प्राप्त करना। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पाई आरेख जो होता है एक सर्कल होता है, गोल धारा जो बनाया जाता है, उसमें जलाशयों का वितरण, जो जलाशयों का वितरण है इसको पाई आरेख द्वारा आसानी से दिखाया जा सकता है। जबकि समुद्र लहरों का वितरण, तापमान, वायुदाब, ये सारी चीज़ दंड आरेख द्वारा दिखाई जाती हैं, जबकि जलाशयों का वितरण को क्या है पाई आरेख द्वारा दिखाया जा सकता है।
17वां क्वेश्चन है कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। तो यहाँ पे पृथ्वी का परिक्रमण की बात हो रही है यहाँ पे। तो परिक्रमण क्या है, ग्लोब के जरिए आसानी से हम दिखा सकते हैं। जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी ही होती है एक छोटे लेवल पर, उसमें सारी चीज़ें, तो उसको ग्लोब जो होता है पृथ्वी का ही एक रूप है। तो उसमें क्या है, हम पृथ्वी का परिक्रमण दिखा सकते हैं। जबकि पृथ्वी का अगर परिक्रमण की जगह परिभ्रमण होता है तो परिभ्रमण को चार्ट द्वारा दिखाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है एटलस, दूसरा मानचित्र, तीसरा ग्लोब, चौथा चार्ट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्लोब द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए क्या है, उपयुक्त सामग्री है, सबसे उपयुक्त सामग्री है, सहायक सामग्री, ठीक है, ग्लोब। तो 18 क्वेश्चन है, 2 विषयों ए बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। तो यहाँ पे लिंग समानता के बारे में बताना है इन कथनों के आधार पर। श्रम की महत्वता, बी कथन है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व है। तो पहला ऑप्शन है केवल ए प्रासंगिक है, दूसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों अप्रासंगिक है, तीसरा ऑप्शन है केवल बी प्रासंगिक है, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों प्रासंगिक है। तो आपका राइट आंसर होगा यानी चौथा ऑप्शन, ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है, प्रासंगिक है। यानी कि जो लिंग समानता है उसके बारे में क्या चर्चा करने के लिए यहाँ पे श्रम की महत्व और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, ये दोनों ही टॉपिक क्या है, आवश्यक है लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए। 19वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे विद्यार्थियों क्या इतिहासकारों के समान सोचना है, तो जैसे इतिहासकार सोचते हैं ऐसे ही विद्यार्थियों को सोचना। तो इतिहासकार जो होते हैं वो पुराने इतिहासों के स्रोतों के आधार पर ही नए इतिहासकार नए चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो स्रोत विधि ही क्या है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण या उपयुक्त विधि होगी। 20वां क्वेश्चन, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो पहला ऑप्शन है किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, दूसरा एक कहानी सुनाना, तीसरा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना और चौथा है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि किसी कारखाने की यात्रा आयोजित करना। इससे क्या होगा, इससे एक तो स्रोत विधि पर अमल किया जाएगा, यानी कि एक स्रोत विधि जो होती है, जो स्रोत होते हैं वहाँ तक बच्चों की पहुँच हो जाएगी, उसका उपयोग होगा स्रोत विधि का इसमें कारखाने की यात्रा में। दूसरा बच्चे क्या है, कारखाने में जो चीज़ें होती हैं उनका आकलन करेंगे, उनका आकलन करने के द्वारा क्या जानकारी हासिल करेंगे आकलन करके। तो ये सबसे उपयोगी होगा कारखाने विषय के बारे में पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को। तो आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स ऑल।